नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एनसीपी के प्रमुख शरद पवार एक मंच पर थे। मामला था पुणे का और पुणे में तिलक समारोह में जो मोदी जी और शरद पवार जी की मुलाकात हुई, इसमें जिस तरह की क्रोनोलॉजी दोनों नेताओं के बीच देखने को मिली, जहां एक तरफ शरद पवार ने मोदी जी की तारीफ की और वहीं दूसरी तरफ अजीत पवार उसी मंच पर थे, तो मोदी जी ने एक छोटे भाई, एक बच्चे की तरह उनकी पीठ पर हल्के से मुक्का मारा। यह प्रतीक है कि जो एनसीपी अभी हाल ही में दो टुकड़े हुई है, इसको लेकर यह माना जा रहा था कि शरद पवार के साथ ये धोखा हो गया, ये तो शरद पवार को भाजपा ने सबक सिखा दिया और अब शरद पवार इसको लेकर नाराज हो जाएंगे। ये सारी चीजें जो चल रही थी मीडिया में, इस मीडिया में चलते हुए अफवाहों को विराम लग गया है। वहीं दूसरी तरफ शरद पवार और मोदी जी की जो निकटता है, इसको देखते हुए उद्धव ठाकरे, संजय राउत और पूरी कांग्रेस बौखलाई हुई है। उनको लग रहा है उद्धव ठाकरे को कि हम तो रह गए अलग थलग और हमारी शिवसेना भी टूट गई और हम अब कहीं के भी नहीं रहे। दूसरी तरफ शरद पवार हैं, वो फिर से भाजपा के साथ हैं। हालांकि ये कहा जा रहा था कि जिस तरह से शरद पवार की एनसीपी में टूट हुई है, उनके सारे नेता लगभग भारतीय जनता पार्टी के खेमे में पहुंच चुके हैं। उसके बाद ये सारा जो गठबंधन है, INDIA कांग्रेस का जो गठबंधन है, इनको लग रहा था कि अब शरद पवार उनके साथ खुलकर आ जाएंगे और अब तो मोदी जी को सबक सिखाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। ये पुणे के कार्यक्रम में भी हमने देखा, जहां लोकमान्य तिलक पुरस्कार वितरित होना था, मोदी जी की तारीफ में शरद पवार ने जो बातें बोली हैं, वो यूं तो कह सकते हो कि एक फॉर्मेलिटी भी हो सकती है, लेकिन जिस तरह का वहां आपने देखा कि दोनों नेताओं के बीच एक ट्विनिंग थी, और जैसा मैं पहले कह चुका हूं कि ये जो कार्यक्रम है ये पूर्व नियोजित कार्यक्रम था। ऐसा नहीं है कि अचानक से मोदी जी और शरद पवार एक प्लेटफॉर्म पर केवल वो ट्रस्ट की वजह से आ गए, जो कार्यक्रम के आयोजक थे उनकी वजह से आ गए। शरद पवार की ही इच्छा थी और इसके कारण ये एक दिन पहले वहां रात को पहुंच गए। उसके बाद अगले दिन भी मोदी जी के पहुंचने के पहले ही मंच पर पहुंच गए और जिस तरह से वहां मंच साझा हुआ, उसको लेकर के आपको देखने के ये जो कांग्रेस का गठबंधन है, ये तो पहले से कोशिश कर रहे थे कि शरद पवार और इनको एक मंच पर नहीं जाना चाहिए, ये जो कार्यक्रम है इसमें मोदी जी से दूरी बना के रखनी चाहिए। और एक तरफ तो हम मणिपुर के मुद्दे पर संसद नहीं चलने दे रहे हैं, पूरा विपक्ष विरोध में उतरा हुआ है और ये शरद पवार मोदी जी की तारीफ में कसीदे पड़ेंगे। ये तो असर उल्टा पड़ेगा। इसको लेकर आपको बताएं, हालांकि संजय राउत बड़बोले हैं, लेकिन उन्होंने संक्षिप्त ही सही संभल कर लेकिन शरद पवार के इस मुलाकात पर सवाल उठाया। संजय राउत कहते हैं शरद पवार बहुत अनुभवी नेता हैं, लेकिन उनको कुछ बताने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन उनको अपना रुख साफ करके दुविधा को दूर करना चाहिए। क्या सुनना चाहते हैं संजय राउत? संजय राउत ये सुनना और जानना चाह रहे हैं कि शरद पवार भाजपा के साथ हैं या वो महाविकास अघाड़ी के साथ हैं। तो कह रहे हैं साहब अपनी स्थिति को साफ करना चाहिए। तो भाई साफ कर तो दिया, और आपको कैसे बताएंगे? पूरी पार्टी और प्रफुल्ल पटेल, छगन भुजबल, ये बड़े नेता जो कि शरद पवार के राइट हैंड हैं, शरद पवार की इच्छा के बिना वो पलक तक नहीं झपकते, ऐसा कहा जाता है, और वो नेता आज भाजपा के साथ हैं। तो तुमको और लिखित में चाहिए क्या? शरद पवार एफिडेविट लिख के दे दें क्या? ये होगा क्या? शरद पवार एक बड़े और पुराने लीडर हैं, वो जो कर रहे हैं उसी से समझना चाहिए। ये सवाल सुप्रिया सूले से भी पूछा गया। पत्रकारों ने पूछा कि शरद पवार जी जिस मंच पे साझा कर रहे हैं मोदी जी के साथ, इसको लेकर विपक्ष और संजय राउत सवाल उठा रहे हैं। उन्होंने कहा ये तो एक कार्यक्रम है और ये सामाजिक कार्यक्रम है, इसमें मेरे पिता की क्या गलती है? ये तो होता ही है। सुप्रिया सूले ने बोल दिया लोकतंत्र में जो संवाद है ये तो अहम है, दो नेता आपस में संवाद करें, इसमें क्या दिक्कत हो सकती है? बेशक हम अलग अलग पार्टी हैं। अब ये सुप्रिया सूले भी बहुत संभल कर बोल रही हैं। ऊपर ऊपर जो है वो दिखाने में अभी भी शरद पवार पूरी तरह भाजपा के साथ नहीं है, लेकिन अंदर की कहानी ये है कि शरद पवार की पूरी टीम भारतीय जनता पार्टी के साथ मिल चुकी है और अब तो महाराष्ट्र में वो सरकार में है। ये सीधा संदेश इस जो कांग्रेस का गठबंधन है उसको है कि भैया शरद पवार एनसीपी अब आपके साथ नहीं है। अब
रही बात वोटिंग की, आप देख लेना, अब जो सदन में प्रस्ताव पास होगा, खासतौर पर दिल्ली का अध्यादेश का मामला है, उस पर वोटिंग का मामला है, तब आपको देखने को मिलेगा। सूत्र ये बता रहे हैं कि एनसीपी तो बीजेपी के पक्ष में ही वोट करेगी। शरद पवार की बात है, सुप्रिया सुले की बात है, अब उनको लेकर है, और ये देखिए कि वो एब्सेंट नजर आएंगे जो अभी तक के सूत्र कह रहे हैं, यानी ना इधर ना उधर, क्योंकि अभी संभल कर चल रहे हैं। और ये झटका सीधा सीधा ये कांग्रेस के गठबंधन को है, इनको समझ लेना चाहिए। और यहां उद्धव ठाकरे अब अपने को ठगा महसूस कर रहे हैं। महाविकास अघाड़ी गठबंधन जो बना था, वो गठबंधन केवल और केवल महत्वाकांक्षा इन्होंने उद्धव ठाकरे की जगाई। उद्धव ठाकरे को एनसीपी की अगर सपोर्ट नहीं होती, शरद पवार जी की सपोर्ट नहीं होती, तो उद्धव ठाकरे कभी भी मुख्यमंत्री बनने का सपना नहीं देखते। उनको सपना दिखाया गया, उनको भाजपा से अलग किया गया। अब उनको समय रहते वापसी अगर वो कर लेते, मौका बीजेपी ने दिया था। जैसे आप देखेंगे बिहार के नीतीश कुमार, जब वो टूट कर गए, उनको बाद में मौका भी दिया कि अपनी गलती सुधारना चाहो तो सुधार लो, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का हमने देखा है कि जो उसके पुराने साथी हैं वो उनको चांस देता है। उनकी गलतियों को माफ करने के लिए भी मोदी जी हों, अमित शाह हों, वो तैयार रहते हैं। लेकिन जिस तरह से उद्धव ठाकरे अड़े रहे, उसके पीछे एक जो कारण है वो तो संजय राउत है। संजय राउत की बयानबाजी हमने देखी, और वो अलग थलग होते रहे, अपने को ये सोचते रहे, जैसा कि संजय राउत का तो बयान था कि ये जो महाविकास अघाड़ी सरकार चल रही है, ये तो अगले 25 साल तक चलेगी। इनको लगा कि शरद पवार की एनसीपी तुम्हारे साथ है, कांग्रेस तुम्हारे साथ है, और दोनों दल मिलकर उद्धव ठाकरे को ही मुख्यमंत्री बनाए रखेंगे। सपना तो अच्छा देखा, लेकिन मुंगेरी लाल के हसीन सपने तो 7-8 घंटे में जब नींद टूटती है तो टूटेंगे ही। तो मुंगेरी लाल के सपने देख रहे थे, टूटना था ही। रही बात शरद पवार की, शरद पवार जी के बारे में तो ये कहा जा रहा है कि भैया वो शिवसेना को खत्म करना चाहते थे, क्योंकि अपना उनका दुश्मन कोई बचे नहीं राजनीति में, और महाराष्ट्र में वो अकेला एक ऐसा दल बचे जो विपक्ष की भूमिका में हो या तो मजबूत स्थिति में हो, और उसके लिए शिवसेना का खात्मा बड़ा जरूरी था। खास तौर पे उद्धव ठाकरे का घमंड टूटना बड़ा जरूरी था, और वो टूटा। आज भी शिवसेना है, एकनाथ शिंदे जी के साथ शिवसेना है, लेकिन कौन सी शिवसेना है वो उनके कर्मों से दिख रहा है। भले ही उद्धव ठाकरे दावा करें असली तो हम हैं, लेकिन अब तो चुनाव आयोग का फैसला हो गया है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला हो गया है, और चुनाव चिन्ह समेत नाम भी एकनाथ शिंदे को मिल गया है। लेकिन इसके बावजूद भी उद्धव ठाकरे शिवसेना जिस तरह के काम कर रही है, उससे अभी भी लग रहा है कि वो अभी भी गलत रास्ते पर हैं, अभी भी गलत ट्रैक पे हैं। उनको आज भी समझ नहीं आया कि जब शरद पवार जैसा बड़ा लीडर वो अपनी दिशा और दशा बदल लेते हैं और वो भाजपा के साथ आ गए हैं, इनको फिर क्यों डूबते जहाज में सवारी करनी है। सोचिए, एक तरफ मोदी जी पुणे के अंदर थे, और ये उद्धव ठाकरे शिवसेना मोदी जी का विरोध कर रही थी, काले झंडे दिखा रहे थे, कांग्रेसियों के साथ मिलकर विरोध कर रहे थे। पत्रकारों ने पूछा, भाई क्यों विरोध कर रहे हो? मोदी जी तो एक सांस्कृतिक कार्यक्रम में आ रहे हैं, एक धार्मिक मंदिर में जा रहे हैं, आप यहां विरोध क्यों कर रहे हो? कहते हैं साहब मणिपुर पर हमें जवाब चाहिए, हम तो मणिपुर के मुद्दे पर विरोध कर रहे हैं। अब आप सोचिए उद्धव ठाकरे की क्या मानसिक स्थिति है। मणिपुर में हुआ क्या है? मणिपुर में 2.5 महीने तक मैतेई हिंदुओं के ऊपर हमले हुए हैं, उनकी महिलाओं के साथ रेप हुए हैं, और आज से नहीं, आजादी के बाद से उनका शोषण हुआ है। 10% भूमि में उनको रख दिया गया, उनको एसटी का अधिकार नहीं दिया गया, सारे अत्याचार हुए, और ये उद्धव ठाकरे शिवसेना को कतई ख्याल नहीं आया। ये तो हिंदूवादी पार्टी है, ये तो बाला साहब ठाकरे की विचारधारा है, लेकिन इनका अब हिंदुत्व से कोई लेना देना नहीं है। अगर होता तो कम से कम मणिपुर में मैतेई हिंदुओं के ऊपर हमले को लेकर उद्धव ठाकरे अलग थलग खड़े हो जाते और वो कहते कि इस मुद्दे पर भाजपा के हम साथ हैं। शायद फिर भी महाराष्ट्र में एक मैसेज जाता कि उद्धव ठाकरे को शायद कुछ सद्बुद्धि आ गई है, और वो हिंदुओं के मामले में, कम से कम हिंदुओं के मामले में कांग्रेस के साथ नहीं खड़े हैं। लेकिन ये तो कांग्रेस के साथ खड़े हैं। वहां जिस तरह से कुकी उग्रवादी उनके ऊपर हमला हो रहा है, उसको कांग्रेस चर्च से जोड़ रही है, क्रिश्चियनिटी से जोड़ रही है। ये उद्धव ठाकरे समेत कई विपक्षी पार्टियां उसमें फंस रही हैं।
उद्धव ठाकरे के पास ये मौका है कि वो सदन में भी इसको, अगर भाजपा के पक्ष में आकर खड़े हो जाएं, मणिपुर के मुद्दे पर वो ये सवाल उठाएं कि हिंदुओं के ऊपर हमले हो रहे थे तब कांग्रेस क्यों मौन थी, तो शायद महाराष्ट्र की जनता उनको माफ कर दे। लेकिन मुझे लगता है कि संजय राउत और उद्धव ठाकरे अभी भी अपनी गलतियों से सीख लेने से अभी उनको समझ नहीं आ रहा है, और ना वो शरद पवार के इस नए पैंतरे से सीख पा रहे हैं, जिनको ये राजनीति का चाणक्य कहते हैं, गुरु कहते हैं, समझदार कहते हैं। तो अगर शरद पवार से इन्होंने सीखा होता तो शायद आज के कार्यक्रम में उद्धव ठाकरे भी मंच पर होते और दो शब्द मोदी जी के बारे में बोलते, तो शायद 2024 का एक नया गठबंधन बन सकता था। लेकिन वो हर मौके को गंवाते जा रहे हैं जो उन्हें भारतीय जनता पार्टी के साथ लाने में कामयाब हो सकता है। तो इसको महाराष्ट्र की जनता मूर्खता के तौर पे ही ले रही है, लेकिन बहरहाल पूरा विपक्ष बौखलाया हुआ है और शरद पवार अब बिल्कुल क्लियर कर चुके हैं कि वो अब कांग्रेस गठबंधन से किनारा कर चुके हैं और ये फैसला उनका इशारों इशारों में हो चुका है। जिसको समझना है समझे और जिसको ना समझे वो अनाड़ी हैं। आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।